Hello and welcome to the next video of our chapter ratio analysis. पिछली वीडियो में हमने टर्नओवर रेशियोज़ डिस्कस की थी। उसमें से कुछ हमारी टर्नओवर रेशियोज़ रह गई थी जो हम इस सेशन में उनको डिस्कस करेंगे। पिछली बार हमने एवरेज पेमेंट पीरियड तक, मतलब कि क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो के बाद एवरेज पेमेंट पीरियड तक हमने इनको डिस्कस कर लिया था। इसके बाद 2-3 रेशियोज़ और बाकी हैं जिनको हमने आज डिस्कस करना है। So let's start with our topic. एवरेज पेमेंट पीरियड के बाद आपको अपनी बुक्स में दिखाई देगी फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। ये रेशियो रिलेटेड है फिक्स्ड एसेट्स टू टर्नओवर। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स को कितनी एफिशिएंटली कंपनी जो है यूज़ कर पा रही है और उनको यूज़ करके कितनी एफिशिएंटली वो सेल्स को जनरेट कर पा रही है, उनका रिलेशनशिप बताती है हमारी फिक्स्ड एसेट्स टू टर्नओवर रेशियो। जैसे इसके नाम से ही पता है, और जितनी भी टर्नओवर रेशियोज़ हैं वो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं। तो इसका फार्मूला तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि किस तरीके से हमने अप्लाई करना है। किसी भी फार्मूला को आपने मेमोराइज़ नहीं करना। जो भी आपको जिस भी रेशियो के बारे में पूछा गया है वो रेशियो आपको बताएगी कि आपने किन एलिमेंट्स का रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। जैसे आपको पता है यहाँ पे आपने फिक्स्ड एसेट्स का टर्नओवर के साथ रिलेशनशिप कैलकुलेट करना है, या टर्नओवर के साथ उनका रिलेशनशिप क्या है वो आपने बिठाना है। तो इसमें फिक्स्ड एसेट्स टू टर्नओवर रेशियो का हमारा फॉर्मूला रहेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय नेट फिक्स्ड एसेट्स। यहाँ पे नेट फिक्स्ड एसेट्स का मतलब है कि आपने फिक्स्ड एसेट्स में से डेप्रिसिएशन लेस करके फिक्स्ड एसेट्स को कंसिडर करना है। ठीक है, और ये वाली रेशियो हमने कंपैरिजन बेसिस पे लेनी है कि लास्ट ईयर हमारी फिक्स्ड एसेट्स टू टर्नओवर रेशियो कितनी आई थी, और इस साल हमारी अगर फिक्स्ड एसेट्स टू टर्नओवर रेशियो पिछले साल के कंपैरिजन में हायर आती है तो इसका मतलब ये है कि हम पिछले साल से ज़्यादा एफिशिएंटली हमारे फिक्स्ड एसेट्स को इस बार यूज़ कर रहे हैं। और अगर उससे कम आती है तो इसका मतलब कि हम उतना एफिशिएंटली उनको यूज़ नहीं कर पाए जितना हमने उनको प्रीवियस ईयर में यूज़ किया था। ठीक है, यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल बताया गया है। जैसे आपको डेटा दिया गया है 1992 का और 1993 का। दो चीज़ें आपको जो फॉर्मूला में यूज़ होती हैं आपकी वही बता रखी हैं। एक तो आपको बताया फिक्स्ड एसेट्स और एक आपको दे रखा है दोनों ईयर्स का कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स देखो 1992 के लिए 4 लाख है और कॉस्ट ऑफ सेल्स है हमारा 20 लाख। ठीक है, अब इसको हम फॉर्मूला में पुट करते हैं तो फर्स्ट ईयर मतलब कि 1992 के लिए हमारी फिक्स्ड एसेट्स टू टर्नओवर रेशियो आई है 5 टाइम्स। ठीक है, और देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पहले साल जो फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट था वो कितना था 4 लाख, और 1993 में हमने इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट डबल कर दिया है। फिक्स्ड एसेट्स में हमने कितना इन्वेस्टमेंट कर दिया है अब 8 लाख। तो हम ये देखते हैं कि अगर हमने इन्वेस्टमेंट डबल कर दिया है तो क्या हमारी सेल्स जो हैं वो भी डबल हुई हैं या बढ़ी हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, हमारी जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो हमारी 24 लाख आई है और हमारी जो फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट है वो है 8 लाख। तो यहाँ पे हमारी फिक्स्ड एसेट्स टू टर्नओवर रेशियो इन 1993 आई है 3 टाइम्स। तो यहाँ पे देखो हमारी फिक्स्ड एसेट्स टू टर्नओवर रेशियो रिड्यूस हो गई है, बढ़ी नहीं है, रिड्यूस हो गई है। तो इसका मतलब ये पता चलता है यहाँ से कि हम अपने फिक्स्ड एसेट्स को एफिशिएंटली यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। जो कंपनी है वो अपने फिक्स्ड एसेट्स को एफिशिएंटली यूज़ नहीं कर पा रही है। ठीक है, इस तरीके से देखा जाता है रिलेशनशिप फिक्स्ड एसेट्स का टर्नओवर के साथ। अब इसके बाद एक और रेशियो है, हमारी 2-3 रेशियोज़ और हैं लेकिन उनके लिए इन डेप्थ में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि हमेशा उनका रिलेशनशिप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ ही आएगा। जो भी एलिमेंट आपसे पूछा गया है वो उनके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला रहेगा वही सेम, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। एंड ऑल ऑफ़ यू वेरी वेल नो कि वर्किंग कैपिटल हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, क्योंकि आप अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इसको पढ़ चुके हो। आपको पता है कि वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स लेस करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, ये वर्किंग कैपिटल टू टर्नओवर रेशियो है ये पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट है जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स है ना, जहाँ पे जो करंट एसेट्स होती हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं एज़ कम्पेयर टू फिक्स्ड एसेट्स सेल्स को जनरेट करने में। तो ये वाली रेशियो उन कंसर्न्स के लिए पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है जो मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती, जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स है, जिनका मोस्टली जो कैपिटल होता है वो वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टेड होता है।
ठीक है। जो ये वाली रेशो है ये बताती है कि आप अपने वर्किंग कैपिटल को कितनी एफिशिएंटली यूज़ करते हो सेल्स में कन्वर्ट करने के लिए, सेल्स को जनरेट करने के लिए। जितनी ज़्यादा बार आपका वर्किंग कैपिटल जो है वो सेल्स में कन्वर्ट होता है या सेल्स में टर्नओवर होता है, उतना ही एफिशिएंट परफॉर्मेंस माना जाता है करंट एसेट्स का या वर्किंग कैपिटल का। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि जितना ज़्यादा हायर होता है ये रेशो उतना ज़्यादा अच्छा है, माना जाता है कि वर्किंग कैपिटल जल्दी जल्दी से सेल्स में कन्वर्ट हो रही है। और जितना लोअर होता है ये वाला रेशो, उतना माना जाता है कि उतनी ही डिलेड है हमारी वर्किंग कैपिटल कन्वर्ट होने में सेल्स में। ठीक है, और भी 2-3 रेशोज़ हैं। ये बहुत इजी है, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको वर्किंग कैपिटल सबको कैलकुलेट करना आता है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी हमने देख लिया कि किस तरीके से कैलकुलेट करना है। बस वो चीज़ें आपने कैलकुलेट करके सिर्फ फार्मूला में उनको पुट करना है, आपका बहुत ईजिली आंसर आ जाएगा, बहुत ईजिली आपको ये चीज़ें आप कर पाओगे प्रैक्टिकली जब इनको करोगे। और 2-3 रेशोज़ हैं हमारे यहाँ पे जो इन्होंने बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको अपनी बुक्स में दिखेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन उनकी नहीं मिलेगी आपको। जैसे टर्नओवर रेशो में करंट एसेट्स टर्नओवर रेशो है, तो ये इसका फॉर्मूला रहेगा, अगर आप चाहो तो नोट कर लो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वही सेम हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड न्यूमरेटर में आएगा, डिवाइड में आएगा करंट एसेट्स, क्योंकि और उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट रेशोज़ आएंगी वो हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ और इनकम रेशोज़। प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ जो हैं वो बेसिकली जो बिज़नेस कंसर्न्स होती हैं उनका प्रॉफिट देखने के लिए कि कितनी प्रॉफिटेबिलिटी पे वो जो बिज़नेस हैं वो रन कर रहे हैं या कितनी इनकम वो जनरेट कर पा रहे हैं यूजिंग देयर रिसोर्सेज। तो ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ आपको वो बताएंगी। ये हमारा फोर्थ टाइप है, फोर्थ एंड लास्ट टाइप है हमारी रेशोज़ में। ठीक है, अब प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ आपको बताएंगी कि क्या फर्म है वो जो एडिक्वेट प्रॉफिट अर्न कर पा रही है, ठीक है, और उनका जो ग्रॉस प्रॉफिट है या नेट प्रॉफिट है सेल्स पर वो कितना अर्न कर रहे हैं, या जो उन्होंने कैपिटल एम्प्लॉय करी थी अपनी फर्म में क्या उस पर वो एडिक्वेट रेट ऑफ रिटर्न से रिटर्न कमा पा रहे हैं, या जो प्रोप्राइटर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उन्होंने जो फंड्स दिए हैं उनको आप कितना रेट ऑफ रिटर्न दे रहे हैं, या अर्निंग पर शेयर क्या है। ऐसे ऐसे कुछ जो अर्निंग्स या प्रॉफिटेबिलिटी से रिलेटेड सवाल होते हैं, उन सवालों का आंसर आपको कौन देगा, प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़। ये रेशोज़ आपको बताएंगी कि जो बिज़नेसेस हैं क्या वो प्रॉपर प्रॉफिटेबिलिटी पे काम कर रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब ये होता है कि क्या वो लॉसेस में तो नहीं चल रहे, अगर वो प्रॉफिट कमा रहे हैं तो वो कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। ये सब कुछ आपको बताएंगी प्रॉफिटेबिलिटी या इनकम रेशोज़। अब आपके यहाँ पे सिलेबस में 2 तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो होती है, आपको सबको पता है कि जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है वो सेल्स से हम रिलेट करते हैं कि अगर आपकी सेल्स ज़्यादा है तो हम मान लेते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की अच्छी है। तो यहाँ पे आपको 2 तरीके से अपनी प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आएंगी प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ बेस्ड ऑन सेल्स, जो आपके सेल्स के बेस पे आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करोगे, और दूसरी आएंगी प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि जो प्रोप्राइटर्स हैं उन्होंने कितना बेसिकली इन्वेस्टमेंट किया था और उस इन्वेस्टमेंट पे वो कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने 2 तरीके से प्रॉफिट कैलकुलेट करना है या प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हम उनका रिलेशनशिप देखेंगे सेल्स पे, और दूसरी बार हम उनका रिलेशनशिप देखेंगे इन्वेस्टमेंट पे। ठीक है, आज हमने सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ बेस्ड ऑन सेल्स करनी है, जो सेल्स के बेसिस पे होती हैं। मतलब आपको ये सेल्स बताएंगी, या जो बिज़नेस है उसने जितनी सेल्स की हैं वो सेल्स बताएंगी कि वो कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, या उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशन क्या है, कि वो जो अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी को स्केल के रूप में देखें तो वो स्केल पे कहाँ लाई करते हैं। ठीक है, और प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ जो हैं बेस्ड ऑन सेल्स हमारी 4 होती हैं। सबसे पहले हमारी ग्रॉस प्रॉफिट रेशो होती है, उसके बाद हमारी नेट प्रॉफिट रेशो है, हमारी ऑपरेटिंग रेशो है, और हमारा एक्सपेंसेस रेशो है। ठीक है, जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो है उसको कैलकुलेट करने के लिए ये सिंपल है। ग्रॉस प्रॉफिट का आपने सेल्स के साथ रिलेशनशिप देखना है सेल्स पे आप कितना जीपी अर्न कर रहे हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला सिंपल रहेगा, जीपी ओवर सेल्स। सेल्स में आपने नेट सेल्स लेनी है, अगर अवेलेबल नहीं है नेट सेल्स तब आपने सिर्फ सेल्स लेनी है। अदरवाइज़ आपने अगर सेल्स के साथ रिटर्न दिया गया तो आपने रिटर्न्स लेस करके नेट सेल्स का फिगर ही लेना है। ठीक है, जीपी ओवर सेल्स इंटू 100। अगर ये रेशो जितना ज़्यादा हायर होता है उतना फर्म के लिए, कंपनी के लिए अच्छा होता है, और जितना ये लोअर होता है रेशो उतना हम कंपनी के लिए
ख़राब होता है। आपको पता है कि ग्रॉस प्रॉफिट जितना हायर होगा एज़ कम्पेयर टू देयर सेल्स तो उतना ही कंपनी के लिए अच्छा होता है। तो ये सिंपल है, बहुत ही बेसिक बात है कि ग्रॉस प्रॉफिट का आपने सेल्स के साथ रिलेशनशिप देखना है। आपने ये देखना है कि ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स के मुकाबले में कितना है, आप सेल्स पे कितना जीपी अर्न कर रहे हैं। तो जितना हायर होगा ऑब्वियसली उतना कंपनी के लिए अच्छा है, और जितना ये लोअर होगा उतना ही कंपनी के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है देखो आपकी बुक्स में, जिसमें आपने जीपी रेशियो कैलकुलेट करना है। एग्जाम्पल नंबर 25, यहाँ पे देखो आपको सारे फिगर्स दे रखे हैं। आप इस पिक्चर में कुछ चीज़ें नहीं दिखाई देंगी, जैसे सेल्स का आपको नहीं दिखाई देगा, सेल्स रिटर्न्स नहीं दिखाई देगा और क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिखाई देगा। तो प्लीज़ आप सॉल्व करते वक्त उनको नोट कर लीजिए। ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास 50,000 का। अगर कोई और भी यहाँ पे फिगर्स, क्योंकि थोड़ा ब्लैक है, अगर आपको कुछ नहीं समझ आए तो मैं बोल रही हूँ फिगर्स, आप साथ के साथ नोट कर लो सॉल्व करते हुए उनको। ओपनिंग स्टॉक है 50,000 और परचेजेस है हमारे पास 1,50,000। परचेज रिटर्न है हमारे 20,000 और हमारे पास कैरेज है 10,000 का। सेल्स है हमारे पास 2,75,000 का और सेल्स रिटर्न है हमारे पास 25,000 का और क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास 40,000 का। ठीक है, इतना एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ। सेल्स है हमारे पास 2,75,000, सेल्स रिटर्न है हमारे पास 25,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास 40,000 का। तो इन सारी चीज़ों को यूज़ करते हुए या फॉलोइंग डेटा को यूज़ करते हुए आपने ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालनी है। तो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए आपको पता है कि जीपी होता है सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। प्रॉफिट तो तभी निकलेगा ना कि सेल्स में से जब आप अपनी कॉस्ट को लेस कर दोगे कि किस कॉस्ट पे आपकी गुड्स जो हैं वो सेल हुई हैं। तो आप अपनी सेल्स में से जब कॉस्ट लेस कर दोगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल आएगा। तो सेल्स हैं हमारे पास यहाँ पे 2,75,000 और रिटर्न हमको दे रखा है कितना 25,000 का। तो आपको पता है कि हमने जीपी कैलकुलेट करते वक्त नेट सेल्स लेनी है, तो हम सेल्स में से सेल्स रिटर्न लेस कर देंगे तो हमारा नेट सेल्स आ जाएगा 2,50,000 का। उसमें से हमने कॉस्ट लेस करनी है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जैसे हमने पहले भी देखा था, इसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेस अगर कोई भी रिटर्न है तो प्लस कैरेज, और हम उसमें से लेस कर देंगे क्या हमारा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आपको 40,000 का दे रखा है, तो यहाँ पे हमारा COGS निकल आएगा 1,50,000 का। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल आया नेट सेल्स 2,50,000 लेस COGS 1,50,000 कितना 1 लाख का। तो यहाँ पे जीपी के लिए हम जीपी रेशियो निकालने के लिए हम इसको फॉर्मूला में पुट कर देंगे 1 लाख डिवाइडेड बाय 2,50,000 इंटू 100। तो हमारा यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना निकल के आया 40%। I think it's very easy and it's clear to everybody. Let's move on to our next ratio, that is net profit ratio. Net profit ratio थोड़ी सी हमारी ग्रॉस प्रॉफिट से डिफरेंट रहेगी। नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हमने क्या करना होता है, जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होता है उस ग्रॉस प्रॉफिट में से हमने अपने जो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं उनको आपने लेस करना होता है। जितने भी आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे हमारे यहाँ पे लेस हो जाएंगे। ठीक है, और एक और रेशो होती है जैसे हमारी ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशो होती है। तो ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशो कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें से सिर्फ और सिर्फ क्या लेस करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कौन कौन से कुछ स्पेसिफिक ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ही हैं जो लेस होंगे, जैसे ऑफिस एंड, सारे नहीं होंगे, सिर्फ ऑफिस एंड एडम एक्सपेंसेस लेस होंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस लेस होंगे, और डिस्काउंट अगर कोई डिस्काउंट है तो वो लेस हो जाएगा, बैड डेट्स लेस हो जाएंगे, और इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म डेट्स हैं जो वो लेस होगा। ठीक है, सिर्फ ये कुछ स्पेसिफिक चीज़ें ही हैं जो हमारे ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट में से लेस होंगी, और नेट प्रॉफिट में से सारे जो एक्सपेंसेस होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो सारे लेस होते हैं। ठीक है, अब ये फॉर्मूला को और ज़्यादा क्लियर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका एक प्रैक्टिकल कर लेते हैं। जैसे आपके पास प्रैक्टिकल क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 26 है, इसमें भी कुछ फिगर्स आपको डार्क दिखाई देंगी। मैं एक बार उनको रिपीट कर रही हूँ, वैसे दिख जाएंगी, लेकिन अगर ऐसा है कि आपको ना दिखे तो मैं बोल रही हूँ, उनको आप साथ साथ नोट कर लेना। सेल्स हैं हमारे, इसमें से आपने NP रेशो निकालनी है क्वेश्चन नंबर 26 में। इसमें आपको सेल्स दे रखी हैं 4,10,000 की, और आपको सेल्स रिटर्न दे रखी हैं 10,000 की, और आपके पास जीपी दे रखा है 1,50,000 का। ऑफिस एक्सपेंसेस आपको दे रखे हैं 15,000 के,
और सेलिंग एक्सपेंसेस आपको दे रखे हैं 26,000 के, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स दे रखा है आपको 10,000, लॉस बाय फायर दे रखा है आपको 24,000 का, और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट आपको दे रखी है कितनी 5,000 की। तो हम सबसे पहले इसमें दोनों रेशोज़ निकालेंगे, हम नेट प्रॉफिट रेशो भी निकालेंगे और ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशो भी निकालेंगे इसमें। तो एनपी रेशो निकालने के लिए आप सीधा हम चलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट जितना भी आपको दे रखा है 1,50,000 का, उसमें से हम सारे हमारे जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे लेस कर देंगे, जितने भी हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। तो यहाँ पे ऑफिस एक्सपेंसेस हैं हम आपके पास कितने 15,000 के, सेलिंग एक्सपेंसेस 26,000 के, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स लेस हो जाएगा, लॉस बाय फायर लेस हो जाएगा, और इंटरेस्ट जो इनकम ऑन फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है वो इसमें ऐड बैक हो जाएगा। तो हम अपने नेट प्रॉफिट पे अराइव कर जाएंगे, कितना है हमारा 80,000 का अराइव कर लिया हमने। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, सेल्स में से रिटर्न लेस कर देंगे 10,000 का, तो हमारा नेट सेल्स आ जाएगा 4 लाख का इंटू 100। तो हमारा यहाँ पे नेट प्रॉफिट रेशो कितना निकला है 0%, मतलब ज़ीरो नेट प्रॉफिट है यहाँ पे इस बुक के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम करेंगे ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में मैंने आपको बताया था कुछ सर्टेन चीज़ें ही लेस होती हैं, सारी चीज़ें लेस नहीं होंगी, जैसे ऑफिस एंड एडम एक्सपेंसेस लेस हो जाएंगे, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस लेस हो जाएंगे, कोई डिस्काउंट है तो वो लेस हो जाएगा, बैड डेट्स लेस हो जाएंगे, और इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म डेट्स लेस होगा। अगर कोई शॉर्ट टर्म डेट पे इंटरेस्ट है तो वो लेस हो जाएगा। यहाँ पे देखो हमें इन सारी पर्टिकुलर चीज़ों में से सिर्फ ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस ही दे रखे हैं और कुछ नहीं दे रखा हमें। तो हम जीपी में से हमारा जो ऑफिस एक्सपेंसेस है 15,000 का और सेलिंग एक्सपेंसेस 26,000 का लेस कर देंगे। तो हमारा यहाँ पे ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा 1,09,000। उसका रिलेशनशिप हम फाइंड आउट करेंगे नेट सेल्स के साथ। तो हमारा ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट कितना निकल के आया 27.25%। ठीक है, ये जितना ज़्यादा हायर होता है उतना हमारे लिए अच्छा है, और जितना ज़्यादा लोअर होता है ओवरऑल एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने के लिए या प्रॉफिटेबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए, जितना लोअर होता है वो हमारे लिए उतना ही नेगेटिव में जाता है, मतलब कंपनी इतना अच्छा नेट प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही है। और अगर जितना ज़्यादा हाई होता है तो मतलब कंपनी उतनी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशन में है। उसके बाद हमारी आती है ऑपरेटिंग रेशो। ऑपरेटिंग रेशो जो ये बताती है, ऑपरेटिंग रेशो जो है वो साइमल्टेनियसली चलती है, जैसे ऑपरेटिंग रेशो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो जो है वो इकट्ठी चलती हैं। इनका टोटल 100 होता है, हमेशा ध्यान रखना। जो ऑपरेटिंग रेशो है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो है इसका टोटल 100 रहेगा। तो जब आपने ऑपरेटिंग रेशो निकाल ली ना, अब अगर आप उसको 100 में से माइनस कर दोगे तो वो आपकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो आ जाएगी। इसीलिए हम यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो नहीं निकाल रहे, पहले ऑपरेटिंग रेशो निकाल रहे हैं। तो ये जो ऑपरेटिंग रेशो है ये आपको बताएगी कि जो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, जो टोटल एक्सपेंसेस हैं वो कितने हैं एज़ कम्पेयर टू नेट सेल्स। जितनी भी आपकी सेल्स हुई हैं उन सेल्स में से कितना हिस्सा जो है वो एक्सपेंसेस का है। ऑब्वियसली जो रह जाएगा वो प्रॉफिट का हिस्सा बच जाएगा, है ना। देखो अगर 100 रुपीज़ हैं, अगर आपने 100 की सेल्स की हैं, उसमें से अगर 70 रुपीज़ आपका एक्सपेंसेस के रूप में चला जाता है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट का हिस्सा कितना रह गया 30। तो यही रिलेशनशिप बताता है आपका, इनका टोटल 100 होता है कि जितना भी आपका ऑपरेटिंग रेशो आ गया, मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशो जितना आपका आ गया उसको जब आप 100 में से माइनस कर दोगे तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों साइमल्टेनियसली चलते हैं। अगर आपका ऑपरेटिंग रेशो बढ़ता जाएगा तो प्रॉफिट घटता जाएगा, और अगर आपका ये कम होता जाएगा तो आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, है ना। क्योंकि टोटल 100 है, जितना एक्सपेंसेस बढ़ेंगे उतनी प्रॉफिटेबिलिटी नीचे आएगी, और जितना एक्सपेंसेस कम होएंगी उतनी प्रॉफिटेबिलिटी हायर होती जाएगी हमारी। तो ऑपरेटिंग रेशो निकालने के लिए हमने क्या करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए आपको पता है वेरी क्लियरली कि क्या हमें लेना पड़ता है, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी आपको पता है कि कौन कौन से हमने लेने हैं या क्या होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ड्यूरिंग हमारे ऑपरेशंस जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, जब हम बिज़नेस ऑपरेशंस करते हैं या कंपनी बिज़नेस ऑपरेशंस करती है, उसके दौरान जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहा जाता है। वो सारे के सारे हमने COGS में ऐड करने हैं और नेट सेल्स के साथ डिवाइड करने हैं, उनका रिलेशनशिप देखने के लिए। ठीक है, एक एग्जाम्पल भी इन्होंने बताया आपको, एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 27। Calculate the operating ratio from the following profit and loss statement of X Limited for the year ended 31st March 2012। ठीक है, ये सारे आपको पर्टिकुलर्स दे रखे हैं और इधर आपको अमाउंट्स दे रखी हैं। सबसे पहले आपको रेवेन्यू दे रखा है
रेवेन्यू मतलब आपको सेल्स दे रखी हैं, रिटर्न दे रखा है, परचेजेस दे रखी हैं, स्टॉक दे रखा है आपको, कैरेजेस दे रखे हैं, वेजेस दे रखी हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, जीपी दे रखा है आपको, और उसके बाद आपको सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी दे रखे हैं इन्होंने, ठीक है। फिर नेट प्रॉफिट भी दे रखा है। तो यहाँ पे देखो इन्होंने क्या क्या निकालने के लिए जितनी भी हमारी रेशोज़, अब हम करेंगे ऑपरेटिंग रेशो निकालेंगे इसको यूज़ करते हुए। ऑपरेटिंग रेशो निकालने के लिए आपको पता है आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस चाहिए। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस कैरेज प्लस वेजेस या जितने भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं लेस क्लोजिंग स्टॉक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास कितना दे रखा है स्टॉक का, देखो 50,000 दे रखा है आपको ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस आपको दे रखी हैं कितने की, 4,50,000 की, ठीक है। प्लस कैरेजेस दे रखे हैं आपको, प्लस वेजेस दे रखी हैं आपको, प्लस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं आपको, ठीक है। और उसमें हम क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर देंगे। हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितने का दे रखा है आपको क्वेश्चन में, 80,000 का, ठीक है। वो हो गया, तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ गया, 5,10,000 रुपीज़। अब हम चलेंगे हमारे फॉर्मूला में, आपको पता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस चाहिए आपको अब। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकालने के लिए आपके पास सारा कुछ गिवन है, आपके पास ऑफिस एक्सपेंसेस गिवन है, आपके पास सेलिंग एक्सपेंसेस गिवन है, डिस्काउंट गिवन है आपके पास, बैड डेट्स गिवन है आपके पास, और इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स आपके पास गिवन है। लॉन्ग टर्म लोन्स ऑपरेशंस में नहीं आते, लॉस बाय फायर हमारा ऑपरेशंस में नहीं आता। तो ऊपर वाली सारी चीज़ें हमने ऐड कर ली हैं, तो हमारे पास कितना आ गया, 90,000, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको अपने फॉर्मूला में पुट कर देंगे, 5,10,000 प्लस 90,000 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 5,10,000 प्लस 90,000 डिवाइडेड बाय हमारे पास सेल्स कितनी थी, 8,20,000 की। रिटर्न उसमें से आया था कितने का, 20,000 का। तो आपको पता है हमें नेट सेल्स लेनी है, तो यहाँ पे आपकी ऑपरेटिंग रेशो कितनी आई, 75%। ये बोलते हैं कि जितने का भी आप सेल करते हो उसमें से 75% जो है वो एक्सपेंसेस का हिस्सा है। तो ऑब्वियसली अगर आप 100 में से 75 लेस करोगे तो प्रॉफिट कितना रह गया, 25%। तो यहाँ पे अपने आप आ गई हमारी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। अगर आपकी ऑपरेटिंग रेशो 75% है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो कितनी आ गई, 25%। अपने आप निकल जाएगी यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। उसके बाद हम चलते हैं हमारी एक्सपेंसेस रेशो पे। एक्सपेंसेस रेशो यहाँ पे जो ये रेशोज़ है ना, एक्सपेंसेस रेशो ये आपको बताती है पर्टिकुलर हर जो अलग अलग एक्सपेंस है बिज़नेस का, जो भी उन्होंने खर्चा, चाहे वो मटीरियल पे लिया है, चाहे वो उन्होंने लेबर पे किया है, चाहे उन्होंने कोई और फैक्ट्री के एक्सपेंसेस किए हैं, उन सारे एक्सपेंसेस का अलग अलग इन्होंने रिलेशनशिप किस में देखा है, सेल्स में। यूजुअली तो हम जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते हैं या हमने जब हम ऑपरेटिंग रेशो निकालते हैं तब हमने जितने भी हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे उनको क्लब करके हमने देख लिया ना कि टोटल हमारे एक्सपेंसेस कितने होते हैं एज़ कम्पेयर टू सेल्स। लेकिन क्या होता है, कई बार कोई पर्टिकुलर एक्सपेंस होता है वो पिछले साल कम होता है या इस साल बढ़ गया होता है, या पिछले साल बढ़ा होता है इस साल कम हो गया होता है। तो हम उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट देखने के लिए कि उसका सेल्स में कितना हिस्सा है, हम अलग अलग एक्सपेंसेस रेशो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बहुत ईजी है। इसमें आपने क्या करना है, सिर्फ वो पर्टिकुलर एक्सपेंस लेना है और उसको सेल्स के साथ डिवाइड कर देना है, नेट सेल्स के साथ। तो आपका क्या निकल आएगा, उस पर्टिकुलर एक्सपेंस की रेशो निकल आएगी कि सेल्स में उसका रेशो कितना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मटेरियल कंज्यूम्ड है, मटेरियल कंज्यूम डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, ये बता देंगे कि मटेरियल जो भी आप यूज़ करते हो, मटेरियल पे जितना भी आपका खर्चा है उसका सेल्स में से उसका कितना हिस्सा है, मतलब सेल्स के साथ उनका रिलेशनशिप क्या है। वो पर्टिकुलर सेल्स में वो जितना भी हमारे पास सेल हुई हैं, जितने की हमने सेल की हैं, उसमें से मटेरियल का खर्चा कितना बैठता है। उसके बाद डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट निकालने के लिए डायरेक्ट लेबर कॉस्ट डिवाइड बाय नेट सेल्स, फैक्ट्री के एक्सपेंसेस निकालने के लिए फैक्ट्री एक्सपेंसेस डिवाइड बाय नेट सेल्स, ठीक है। उसके बाद ऑफिस एंड एडम एक्सपेंसेस निकालने के लिए, उनका रेशो निकालने के लिए ऑफिस एंड एडम एक्सपेंसेस डिवाइड बाय नेट सेल्स, और सेलिंग एक्सपेंसेस निकालने के लिए सेलिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100। इस तरीके से पर्टिकुलर जितने भी एक्सपेंसेस हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि ये पर्टिकुलर एक्सपेंस की रेशो हमें निकाल के दिखाओ, तो आपने उसका रिलेशनशिप किसके साथ कैलकुलेट करना है, सेल्स के साथ, है ना। क्योंकि एक्सपेंसेस आप सेल्स में से ही करते हो ना, जितने की भी टोटल सेल्स हुई होती हैं उसी में से आप एक्सपेंसेस चार्ज करते हो, आपने निकालते हो, तो आपने उसका रिलेशनशिप हमेशा किसके साथ दिखाना है, सेल्स के साथ, ठीक
है। आगे इसका एक क्वेश्चन भी दिया होगा, आपकी इच्छा है अगर आपने करना है उसको तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पे जैसे मैं ये थोड़ी देर इनको लिंक कर देती हूँ, यहाँ पे ये चलते रहेंगे वीडियो में, आप ये वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हो। जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट है, मैं आपको स्टेटमेंट बोल देती हूँ, बाय चांस अगर आपको ये क्लियर ना दिखाई दे तो ठीक है। इसमें सेल्स दे रखी हैं आपको 5 लाख की, एक्सपेंसेस दे रखे हैं आपको, सबसे पहले परचेजेस दे रखी हैं आपको 3,15,250 की। उसके बाद आपको चार्जेस ऑन इन्वेंट्री दे रखा है या स्टॉक का दे रखा है आपको, ओपनिंग स्टॉक 76,250 और आपको क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 98,500 का, ठीक है। और बाहर आउटर कॉलम में 22,250 का दे रखा है, मतलब इनको माइनस करके। डायरेक्ट लेबर है आपकी 5,000 की, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं आपके 2,000 के, तो आउटर कॉलम में आएगा 3 लाख, जितना भी एक्सपेंसेस है उनका टोटल आएगा 3 लाख। और सेल्स में से जब आप एक्सपेंसेस लेस करोगे तो आपका जीपी आएगा कितने का, 2 लाख का। आउटर कॉलम में जीपी आपको दे रखा है 2 लाख का। उसके बाद एडम एक्सपेंसेस हैं आपके 1,05,000 के और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है आपके 15,000 के, तो क्या हो गया उनका टोटल 1,20,000। तो उसमें से जब आप लेस कर दोगे तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा कितने का, 80,000 का। उस प्रॉफिट में से जब आप अपने एक्सपेंसेस जो नॉन ऑपरेटिंग कुछ इनकम्स दे रखी हैं वो इन्होंने ऐड करी हैं, 2250 की, 3000 की प्रॉफिट्स दे रखे हैं, 750 के ऑन सेल ऑफ शेयर्स। तो आपका टोटल आपका कितना आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट, 86,000 का। उसमें से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस कर दिए तो आपका अब नेट प्रॉफिट टोटल कितना है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके 20,400, 1,600, उनका टोटल जाएगा बाहर 22,000 का। अब आपके पास नेट प्रॉफिट देखिए यहाँ पे दे रखा है 64,000 का, ठीक है। इसको यूज़ करते हुए आपने जीपी रेशो कैलकुलेट करनी है, नेट प्रॉफिट रेशो कैलकुलेट करनी है, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशो एंड ऑपरेटिंग रेशो, एक्सपेंसेस रेशो, ठीक है। ये इसका आंसर है। इसको एक बार मैं 2 मिनट के लिए यहीं पढ़ा रहने देती हूँ। वीडियो यहाँ पे आप पॉज करके देख लीजिएगा, सारे एक्सपेंसेस निकाल रखे हैं। लास्ट है एफ, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशो इन्होंने निकाल रखी है। सो दिस इज़ इनफ फॉर टुडेज़ टॉपिक। इसके बाद हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस, इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ होती हैं, जो लास्ट टॉपिक हमारा इस चैप्टर का रह गया है, वो हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर लिसनिंग।